हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 25 सितंबर और बात कर लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल पेज से और आइडिया पेज से। देखो, सबसे पहले आज जो अपन मोटे मोटे 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो ये यू डेयर नॉट स्पीक। अभी जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कराई है ना दिल्ली राइट्स से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। और किस तरीके से आज स्टेट, जहाँ पे नाम आ रहा है, स्टेट का मतलब आप कंसिडर करना गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई अपनी डिसेंट दे रहा है या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में रहते हुए उनको किस तरीके से दबाया जा रहा है और किस तरीके से एक नरेशन क्रिएट किया जा रहा है, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के से संबंधित कहीं अपने को लिखना पड़े या फिर कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, तो वहाँ पर अपने को कुछ ना कुछ चीज़ें लिखने के लिए इस आर्टिकल से डेफिनेटली मिलेगी, अपन देखेंगे इसमें। दूसरा, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। इसमें बहुत ही इनोवेटिवली राइटर ने 4-5 इश्यूज़ पिक किए हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर जब भी कभी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से आपको डील करना पड़े। तो दूसरा आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में। तीसरा आर्टिकल ये SY कुरैशी जी के द्वारा लिखा हुआ है, जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हुए हैं। इन्होंने जो मीडिया पे अभी बहुत सारा, मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके से एक पब्लिक में एक नरेशन या फिर एक जो माहौल बना रखा है ना, उस माहौल को या फिर जिस तरीके से अनरेगुलेटेड मैनर में आज मीडिया अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो उनको कैसे अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। तो एग्जिस्टिंग क्या तो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और क्या हम वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज जो किस तरीके से डील करते हैं इन इश्यूज़ को, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से अभी एक फाइनल इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है जो कहीं ना कहीं हमारी इस मीडिया सिस्टम को या फिर सोशल मीडिया सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए अपने आप को असर्ट कर सकता है। तो वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, डिटेल में आर्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल है द टेक्नोलॉजी फ्रंट। इसमें चाइना और इंडिया के बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसमें एक और एंगल ऐड ऑन कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता है वो एंगल, बट उस एंगल को थोड़ा सा एक्सप्लोर और करेंगे तो एक और क्लैरिटी आएगी कि चाइना इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं और किस तरीके से इंडिया जो है वो USA की तरफ जा रहा है। तो चाइना के लिए कहीं ना कहीं एक थ्रेटन वे के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं चाइना इस चीज़ को ऑफेंडेड वे में ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल से अपन डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, बट 1-2 लाइनें शुरुआत की आप काम में ले सकते हो, बाकी पर्सनैलिटी पे है तो इतना कोई काम की चीज़ है नहीं। अब आपको मैं बता देता हूँ ये जो 3 आर्टिकल्स हैं इधर वाले, इनके बारे में। ये पहला आर्टिकल है वो है होल्ड द नोज़। ये अभी जो सुशांत सिंह राजपूत केस चल रहा है, उस केस में रिया चक्रवर्ती और उससे रिलेटेड जितने भी जो जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थी जिनको इनमें बुलाया जा रहा है और रिपीटेडली उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं NCB के द्वारा, तो यहाँ पे पॉइंट एक ही मेन निकल के आ रहा है कि किस तरीके से NCB जो है वो एक कानून का यूज़ कर रही है। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट ही आता है कि ये तो चलो सुशांत सिंह राजपूत केस था, तब आपको पता पड़ रहा है इन्वेस्टिगेशन तो सुशांत सिंह मर्डर केस की थी ना, तो उससे फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि ड्रग्स के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होने शुरू हो गई। तो अल्टीमेटली जो NCB है अब एक लॉ को एक्सप्लॉइट कर रही है और बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को बुला रही है कि भाई आप आओ और बताओ आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है इस ड्रग इंडस्ट्री में। पर्टिकुलरली मुंबई की बात की जाए, जैसे कि कौन सा एक्ट है वो, दैट इज़ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में दीपिका पादुकोण को भी अभी समन किया गया था। अभी तक एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया है, बस रिपीटेडली उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और रही सही में मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। नाम अगर एक का आ गया, जैसे दीपिका पादुकोण का ही आ गया, तो अब इस तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि बस वो ही गिल्ट है। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि मीडिया को भी अपने आप पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने लिमिट्स और अपने जो प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने कंडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, बजाय कि केवल फेम करना। क्योंकि होता क्या है, अब जैसे दीपिका पादुकोण को अगर समन किया गया है, बुलाया गया है, तो उस केस में एक बार तो डिफेमेशन हो ही गया ना, दीपिका पादुकोण को मीडिया ने भी कर दिया और अब
हर किसी के दिमाग में हो गया कि दीपिका पादुकोण भी आ गई लपेटे में। अब भैया एक चीज़ नॉर्मल सी आप एक चीज़ सोचो, अब अगर दीपिका पादुकोण का लास्ट में जब तक वर्डिक्ट नहीं आता, जजमेंट नहीं आता है कोर्ट का, जब तक अगर दीपिका पादुकोण उस वर्डिक्ट में फ्री हो जाती है, तो ये जो टाइम जब उसकी पूरी एक जो पर्सनैलिटी कल्ट या फिर अपन कह सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी पे जो धब्बे लगे हैं, दाग लगे हैं, उसका क्या। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसमें से मेन जो पॉइंट था वो मैंने क्रक्स आपको बता दिया। ये वाला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट वैक्सीन ऑफ कोविड-19। अभी आपको पता है कि सितंबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में जो कोविड-19 कैंडिडेट था ऑक्सफोर्ड का, उसको एक बार रोक दिया गया था उसके ट्रायल को, ये कह के कि भाई एक 70 साल के एक वॉलंटियर के स्पाइनल में स्वेलिंग इन्फ्लामेशन देखा गया था यूके में। तो बाद में ये पता पड़ा कि नहीं, वो तो पहले से उनके कोई दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से था, वैक्सीन ट्रायल की वजह से नहीं प्रॉब्लम हुई थी। तब जा कर के फिर इंडिया में भी उसको बैन कर दिया गया था कि भाई एक बार रोको, ट्रायल रोक दिए गए, फिर रिज्यूम कर दिए गए थे, फिर बाद में 11 या 12 तारीख को फिर से रिज्यूम कर दिया गया था ट्रायल्स को। तो ऐसे करके अभी जो थर्ड ट्रायल जो चल रहा था वो मास लेवल पे था। ठीक है, थर्ड फेज ऑफ ट्रायल जो था मास लेवल पे था, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स पे ये ट्राई किया गया था। बट अभी प्रॉब्लम क्या आ गई, एफिशिएंसी रेट है वो बहुत ही कम है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ड्रग कंट्रोलर यूनिट है उसने बिल्कुल क्लियर बोला है कि भाई एटलीस्ट 50% एफिशिएंसी तो लेके आओ। अब 50% एफिशिएंसी लेके आओ, ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी अभी वैक्सीन की 50% भी नहीं आ रही है। तो अगर आप पूरे मास लेवल पे, बहुत ब्रॉड लेवल पे अगर आप वैक्सीन लॉन्च करते हो और वहाँ पर अगर लोगों को इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है उस वैक्सीन का, तो आप किस तरीके से ट्रायल करोगे, कैसे कोविड को कंटेन करोगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है, और वैक्सीन डेवलपमेंट में आपको पता है 10-10 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर चलो पेंडेमिक का प्रेशर है, इस वजह से सारे मतलब दौड़ में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके डेवलप कर लो, पर रियलिटी तो अपने को पता ही है ना कि कम से कम 8 साल 10 साल ये एवरेज होता ही है, इतना टाइम एक वैक्सीन डेवलप होने में। तो पॉइंट ये आता है कि वैक्सीनेशन अगर आप अवेल कराते हो तो आप मॉनिटरिंग भी प्रॉपर रखो। तीसरी चीज़ जो अपन ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रायोरिटी डिसाइड करो, ट्रैकिंग रखो, और सबसे बड़ा जो इशू है वो है असिम्प्टोमेटिक जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन जिनके कोई इन्फेक्शन का कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा थ्रेटन सम है। कैसे? क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि भाई हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं या मैं ही हूँ, अपन बीमार हैं, अपने इन्फेक्शन है, और आप नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपके लिए नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अपन ये समझेंगे कि हम तो हेल्दी हैं, जबकि किसी और बीमार के पास कोई मतलब दूसरा कोई और बीमारी से जूझ रहा है, उसके पास जाके बैठ गए और उसको हमने अगर इन्फेक्ट कर दिया तो उसकी लाइफ के लिए तो थ्रेट हो गया ना, वो बहुत भारी। तो ये जो इशू है ना असिम्प्टोमेटिक वाला, उसको हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक पॉइंट लास्ट में यही बताते हैं आर्टिकल में कि भाई ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे भी करके अगर प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं किया गया तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितना भी एफिशिएंसी आपके पास में है ना, होनी तो 100% चाहिए एफिशिएंसी, बट 50% तक भी आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप कम से कम ये तो ध्यान रखो ना कि एसिम्प्टोमेटिक जो भी इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनको कैसे भी करके आइसोलेट या फिर उनको अवेयर तो कम से कम करके रखें कि भाई आप इधर उधर मत जाओ, नहीं आपकी वजह से और ज़्यादा सिचुएशन ग्रेव हो सकती है। राइट, तो ये आर्टिकल अपना मोटा मोटा मैंने दे दिया। ये है द पिकॉक्स कॉल। अभी जो आपको पता होगा रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जो इंडिया या पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो एक लेडी जिनका नाम था धापिया बाई, ठीक है, वो पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं और पंजाब में रहना शुरू कर देती हैं, और उन्होंने वहीं पर अपनी लाइफ स्पेंड की। बट उन्होंने अपने अंदर एक, कहते हैं ना कि एक अलर्टनेस और एक ज़ील रखी कि कैसे भी करके मुझे मेरी नेटिव प्लेस पे पहुंचना है। तो 70 इयर्स के बाद में भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट किए और अपने पूरे मतलब एफ़र्ट लगाए, व्हाट्सएप कॉल करवाया, सारी चीज़ें करवाई। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जो एक तरफ हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पार्टीशन की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरा ये, आज भी बहुत सारे लोगों में एम्पैथी है, आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, इंडिया के और पाकिस्तान के इधर उधर की बॉर्डर की तरफ रहते हुए भी। ठीक है, लोगों के बीच में अभी भी वो मेमोरीज़ हैं, वो चाहते हैं एक साथ आना, वो चाहते हैं इस पार्टीशन के दर्द को ख़त्म करना, क्योंकि उनके पूर्वजों ने बहुत परेशानियों का सामना किया है। और अल्टीमेटली हुआ क्या,
लोगों के कॉपरेशन की वजह से, हिंदू मुस्लिम डिवीज़न को अवॉइड करते हुए उन्होंने धापिया बाई, जो कि आयशा नाम से जी रही थी वहाँ पे, उनकी हेल्प की और वो अल्टीमेटली अब बीकानेर अपने खुद के नेटिव प्लेस पे पहुँची हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि किस तरीके से कम्युनल जो डिसहार्मनी है, कम्युनल डिवाइड जो है इंडिया में, उसने कितना हार्म किया है बहुत सारे इंडिविजुअल्स को। ऐसे पता नहीं कितनी धापिया बाईज़ हैं जो बहुत सारी परेशानियों का सामना करती हुई जी रही हैं अपनी ज़िंदगी को। तो चलिए अब मोटे मोटे मेन आर्टिकल्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है यू डेयर नॉट स्पीक, आप बोलने की हिम्मत मत करो, या फिर आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। देखो होता क्या है, दिल्ली पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम ये लिया गया है कि भाई दिल्ली में राइट्स इन्होंने शुरू किए थे, वो एक्टिविस्ट थे। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर वाकई में दिल्ली राइट्स को इन लोगों ने शुरू किया है तो डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं सज़ा मिलने की ज़रूरत है। बट इन स्टूडेंट्स का जो एक्ट ऑफ कंडक्ट था ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में ही दिखाई देता है। अगर दूसरे रिपोर्ट्स ऑलरेडी अपन एक आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं इसमें, जिसमें कि जो दिल्ली में जो माइनॉरिटी कमीशन है ना, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि बोले भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो थी इनके हाथ में, गांधी की फ़ोटो थी, तो कैसे मतलब वायलेंट हो सकते हैं, जबकि वायलेंस तो क्रिएट की गई थी। और वायलेंस क्रिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने, जिन्होंने एक तरीके से बहुत ही गलत स्टेटमेंट्स दिए थे और एक ये आउटब्रेक करवाया था वायलेंस का। खैर वो पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको दिल्ली राइट से रिलेटेड जो केस चल रहा है उसमें उनको पनिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट का मतलब क्या हो गया, इंडिया की गवर्नमेंट का एक डार्क नाइट दिखा रहा है, टायरनी, मतलब दादागिरी दिखाई जा रही है पूरी की पूरी। अगर इस केस की बात करें, अगर वाकई में राइट्स को देखें और यहाँ पर अगर कोई भी परपेट्रेटर है जिसने ये राइट्स शुरू करवाए हैं, तो उनको डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के बेसिस पे ही उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। पर अगर वाकई में हम देखें तो आज इस नाम को लेकर के सिविल सोसाइटी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है इंडियन स्टेट के द्वारा, और हमारी फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट है, वो कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। तो हमें ज़रूरत है अभी कि किस तरीके से दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है उसको समझने की। अगर अपन नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो रूल ऑफ लॉ की जब भी बात आती है तो हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होना, उसमें हमेशा से एक पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन की जब तक जजमेंट नहीं आती तब तक चाहे कितने ही स्पेक्यूलेशन लगा लो, कोई मैटर वाली बात नहीं होती। पर जब अगर हम ऐसे स्टेट में या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर मीडिया जो है वो लगातार स्टेट का फेवर कर रही है। देखो मीडिया, देखो फोर्थ पिलर होती है डेमोक्रेसी का, और ये अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है बचे हुए 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स का। कौन कौन से? जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इनकी अकाउंटेबिलिटी मतलब इंश्योर करने में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज मीडिया भी कहीं ना कहीं स्टेट का फेवर करती हुई दिखाई देती है। तो हम देख सकते हैं कि परेशानियां लगातार बढ़ती जाती है। और आप देखोगे तो जहां पर एक इन पूरे इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसेस में जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काम कर रही है तो उस जगह पे हर किसी को रिस्ट्रेंट बरतने की ज़रूरत है। रिस्ट्रेंट को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई अभी डोमेन हमारा नहीं है। वहाँ पर मीडिया और स्टेट है वो लगातार अपनी लिमिट्स को ब्रीच करती जा रही है। अब इस केस में अगर देखें तो मीडिया ट्रायल्स तो लगातार चलते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी और उनकी रेपुटेशन लगातार डिस्ट्रॉय की जा रही है। स्टेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन को एक तरीके से एक वेपन की तरह यूज़ कर रही है, और साथ में कुछ लीक्ड एविडेंसेस और चार्जशीट के बेसिस पर ही एक नैरेटिव क्रिएट करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से ये राइट्स जो हैं कुछ मुस्लिम यूथ्स ने मिलके किए। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो रिजल्ट आए तो वहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि गिल्ट कौन है और इनोसेंट कौन है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट अगर अपन ध्यान दें तो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जिनके अगेंस्ट में जो ये केस चल रहा है, उन लोगों की लाइफ, उन लोगों की खुद की जो पीस है माइंड की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। राइट? इस तरीके से आगे अगर अपन देखें,
अगर अपन मीडिया के बेसिस पे ही कुछ लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें, या फिर आप अपने हिसाब से प्रीटेक्स्ट मतलब कुछ ही दिमाग अपने ही दिमाग से किन्हीं को आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो, यूएपीए एक्ट के अंडर में चार्जशीट लगा दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ आप ले जा करके और जेल में टिका दो और ये कह दो कि भाई इन्होंने तो नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश की। दूसरी तरफ ये कि स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, ये दोनों जो सेगमेंट है ना, ये दोनों सेगमेंट हमेशा से क्रिटिकल थिंकिंग पे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल्स भी ये देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है, स्टूडेंट्स भी हैं, आप भी स्टूडेंट हो, आप भी क्रिटिकल थिंकिंग की सोच डेवलप कर रहे हो अपनी खुद की। तो कहीं पर भी स्टेट का कोई कंडक्ट होता है तो आप दोनों तरफ सोचते हो कि इस स्टेप का ये तो फ़ायदा है, ये नुकसान है, ठीक है। तो अगर आपने अपने डिसेंट पब्लिकली शो कर दी ना, तो उस जगह पे आपको डिफेम कर दिया जाएगा और उस बेसिस पे ही आपके अगेंस्ट में केसेस चलना शुरू हो जाएंगे, जो कि आज के टाइम पे प्रेवलेंट है अकॉर्डिंग टू द राइटर। देखा ये जा रहा है कि लॉ जो है वो अपने हिसाब से अपना काम करे, ये बहुत ज़रूरी है स्टेट के लिए, और स्टेट इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को साइड में भी रखता है कि हाँ कानून को अपना काम करने दो। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब स्टेट जो है वो लॉ को अपने एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना शुरू करे और आइडियोलॉजिकल और फिजिकल इंटिमिडेशन के लिए अपने काम में शुरू करे। तब ये जो फ्रेज़ अपन रिपीटेडली बात करते हैं ना, ठीक है, तो जिस फ्रेज़ की अपन रिपीटेडली बात करते हैं कि कानून को अपने हिसाब से काम करने दो, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टेट जब इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, अपना आइडियोलॉजी को जब कानून के थ्रू इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं सबवर्ट करना शुरू कर देते हैं ये कानून के इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर अपन पैटर्न को देखें, इन चार्जशीट के पैटर्न को, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं लिबरल्स जो हैं, लेफ़्ट के जो लोग हैं या फिर इस्लामिस्ट जो हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इंडियन स्टेट में सबवर्ट किया जा रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है। उनके जो लोग एक तरीके से स्टेट के अगेंस्ट में या स्टेट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको सप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम जिस आर्टिकल 19 के अंडर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती हुई दिखाई देती है। रही सही में इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आज देखें तो जो CAA प्रोटेस्ट था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दूसरी तरफ अगर अपन देखें पुलिस का जब रोल आता है, तो पुलिस का पास्ट रिकॉर्ड भी देखें ना कि राइट्स को कैसे इन्वेस्टिगेट किया, मतलब जो भी एक तरीके से दंगे हुए हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में पुलिस ने कैसे रोल प्ले किया है, तो वो भी अपने आप को कई बार पुलिस पे धब्बे लगाने वाला दिखाई देता है। जैसे कि 1984 में आपको पता होगा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करना कि कौन कल्प्रिट है, कौन किसको कितना ब्लेम करना चाहिए, किसको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर जो एटीट्यूड था वो और अब के एटीट्यूड में पुलिस के में एक आपको हल्का सा डिफरेंस दिखेगा, बट कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है यूजिंग पुलिस। क्यों? क्योंकि 1984 के टाइम पे रूल किसका था? कांग्रेस जो आज ऑपोजिशन में बैठी है। तो उस टाइम पे तो एक पैटर्न था कि कैसे भी करके इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से डायरेक्ट करना कि अपनी खुद की जो लीडरशिप है, जो भी पॉलिटिकल पावर हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। एक तो ये तो था पहले का, और आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आप कैसे भी करके आइडियोलॉजिकल पोजीशन के, आपकी आइडियोलॉजी जो है, रूलिंग में जो पार्टी है उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में अगर जाके कोई बोलता है या कोई कॉन्स्पायर करता है तो उसको पनिश करो। कहने का मतलब अल्टीमेटली स्टेट में जो पॉलिटिकल पावरफुल लीडर्स हैं उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना। आज प्रोटेक्शन कर रहे हो, उस दिन क्या कर रहे थे आप? नहीं, उस दिन प्रोटेक्ट कर रहे थे 1984 के बाद में जो एक ट्रेंड निकल के आया था पुलिस का यूज़ करना। और आज क्या है कि आइडियोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उनको आप अपलिफ्ट करने के हिसाब से कहीं ना कहीं जो लोग भी आपके अगेंस्ट में बोलते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दो। अब चाहे वो भीमा कोरेगांव केस ही क्यों ना हो, ये एक तरीके से मोडस ऑपरेंडी हो गया, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया है जिसके बेसिस पे पुलिस अब रिपीटेडली यूज़ होती है। इसके अलावा राइटर ये बताते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आइडियोलॉजी और जो एक कॉन्स्पिरेसी, इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन वाला जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं इरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक तो आप आइडियोलॉजी को बोलो और दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल पोजीशन कि हाँ आप लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, या कि क्या सोचते हो, कम्युनिस्ट हो, कुछ भी हो, राइट। और दूसरी तरफ आप ये सोचते हो
कि आप वाकई में कॉन्स्पायर करते हो कि हाँ अपन एक पूरी षड्यंत्र रचाएं और फिर बाद में कोई प्लान करके कोई दंगे भड़काएं। तो इन पे यहाँ पे ये जो गैप होना चाहिए ना सोचने में, देखो दोनों में समझने में कितना डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं इरेज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर आप अपनी पोजीशन को एडवोकेट करने के लिए कुछ बोलते हो तो आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी केस चलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द राइटर। मतलब बोलने का या फिर आप अपने स्टैंड को या फिर जहां पर स्टेट को क्रिटिसाइज करने की बात आ जाए तो वहां पर आपके पास में राइट्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसी तरीके से हम देखें कि आप तो एक तो है लेजिटिमेट प्रोटेस्ट और एक कॉन्स्पिरेसी, अगर इनके बीच का भी डिस्टिंक्शन है, इनके बीच का भी जो अंतर है वो भी अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई देता है। वर्ल्ड में कोई ही ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी जहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ ना करे। आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी देखें तो हमारे यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अपने राइट्स के अगेंस्ट में अपनी खुद की डिमांड को रखने के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है। तो अगर इस केस में दिल्ली का केस अगर देखें तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ही था। इसको बस डेलिबरेटली जानबूझ करके कंफ्यूज कर दिया गया है राइट्स का नाम दे करके, क्योंकि यहां पर जो प्रोटेस्ट जो था ना वो ऑर्गेनाइज्ड राइट्स की तरफ नहीं जा रहा था, यहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाए। जैसे मैंने बताया था ना गांधी जी की और अंबेडकर जी की जो फोटो थी उनके हाथों में। इसी तरीके से तीसरा एक काम क्या निकल के आ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है ना वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही स्टाइल में दिखाई दे रहा है, जहां पर स्टेट अपने खुद के इंटरेस्ट को एक तरीके से अपलिफ्ट कर रहा है या अपहेल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपको सबवर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरीके से क्या बात आती है कि कोई अगर अपने हिसाब से यूं बोले कि भाई कानून जो है वो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को दबा रहा है, अगर आप बोलो नॉर्मली कोई भी एक कॉमन पर्सन अगर बोले, जैसे कि अब आज एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर स्ट्रीट्स पे उतर के बोले कि भाई कानून जो है धीरे धीरे अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को या फिर लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई करने वाली इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसीज अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सबमर्ज कर रही है या फिर सबवर्ज कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, तो वो तो हो जाएगा कि बोलने वाला रिस्पॉन्सिबल, अगर वो कुछ बोल रहा है तो भाई उसके अगेंस्ट में एजेंसी ने कुछ कर दिया। और दूसरी तरफ अगर मिनिस्टर ये बोल दे कि गोली मारो सालों को, राइट, यहाँ पे ये देखो गोली मारो, तो वहां पे मिनिस्टर को प्रोटेक्शन है। तो यहां पर राइट टू इक्वालिटी कहां गई भाई? प्रिविलेजेस दे रखी है अगर मिनिस्टर्स को या एमएलएस को एमपीज को, तो हाउस में ही तो दे रखी है ना, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेशन में, यहीं पे तो दे रखी है। उस कैंपस के बाहर थोड़े ना है कि आप मन में जो चीज बोल सकते हो, प्रिविलेज वहां पर नहीं है, राइट। वहां पर तो आप नॉर्मल सिटीजन की तरह ही हो, इवन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकल आइकॉन हो, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की जरूरत है। इसी के हिसाब से अगर अपन देखें तो आज जो स्टूडेंट्स का मतलब क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, उनको अपनी आइडेंटिटीज को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करते हुए मतलब सामना करना पड़ रहा है, तो ये माओ का जो रूल था ना चाइना में, वो देख सकते हैं हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के यहाँ पर। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी की जगह हमारे यहाँ पर कम्युनिज्म ज़्यादा प्रेवलेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर अपन देखें। तो इस तरीके से आइडियोलॉजी का जो इंस्पिरेशन अगर अपन ड्रॉ करें और फिर अगर आगे काम करें तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बनती रहती है। अब आगे आप देखोगे तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे आंसर राइटिंग के बिल्कुल काम की नहीं है। मोटा मोटा क्रक्स मैंने दे दिया कि कैसे दिल्ली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कैसे आइडियोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे मीडिया नरेशन क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से आप अगर डिसेंट अपनी शो करते हो स्टेट के अगेंस्ट में तो किस तरीके से सप्रेस करने की बातें की जा रही है। वो सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं और मोटी इंपॉर्टेंट बात आज भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की तो क्या मतलब, उसमें कुछ कमियां हैं जो कि पहले वाली एजुकेशनल पॉलिसीज़ में भी कमियां रही हुई हैं, उनमें कुछ एड ऑन अपन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस तरीके से एजुकेशन थोड़ा सा एक सुपरफ्लूअस हो जाता है ना, कि एकदम ऊपर फौरी तौर पर ही चीज़ें, जबकि एजुकेशन तो हमारी कोर क्रिएट करती है,
तो वो चीज़ अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ना, इसने लोगों को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया, एक तो सपोर्टर और एक क्रिटिक। तो इस तरीके से आज अगर अपन देखें तो इनइक्वालिटीज़ के पॉइंट को हमारे को एड्रेस करने की ज़रूरत है। चॉइस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हम प्रोवाइड करने की बात करते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। दूसरा, वोकेशनल एजुकेशन की अपन बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एंशंट इंडियन जो कल्चर है उसको ग्लोरीफाई करने की बात कर रहे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। ऐसे ही प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे अंदर एक डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी या फिर डेमोक्रेसी की जो बेसिक या फंडामेंटल जो थॉट्स होती हैं वो हमारे अंदर आना शुरू होती है। तो उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। सेवा, दैट मीन्स आप किसी की सर्विस करो। अहिंसा, दैट मीन्स आप नॉन वायलेंट रहो। स्वच्छता, मतलब आप हाइजीन का ध्यान रखो। सेक्रीफाइसेस, मतलब बलिदान। और कर्टसी, कि दूसरे के लिए आप क्या कर सकते हो, कितना आपके अंदर इंसानियत है, वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा एंशिएंट कल्चर रहा है जिसमें आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम देते थे या जो हमारे कल्चरल एथोस थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की जगह पुट किया गया है। एक पर्सपेक्टिव से आप देखो कि जब हम एंशिएंट इंडियन कल्चर को प्रमोट करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वर्ड्स ठीक है, बट आज अपन एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेसी के अंदर सभी आइडियोलॉजी, सभी रिलीजन, सभी सेक्सेस, सभी क्लासेस और सभी रीजन्स, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। आप किसी को स्पेसिफिक मतलब एक तरीके से आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये सुपीरियर है या फिर ये इन्फीरियर है। तो इस कंटेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल अपने को समझने की ज़रूरत है। आज अगर अपन इस पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो उसमें एक चीज़ निकल के बार बार आती रहती है कि भाई पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी। कहने का मतलब एक नरेशन हर बार आ रहा है कि भाई अभी तक की जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उनमें जो कमियां थी ना, और जो आज के टाइम पर डिमांड है हमारे यहाँ पर, या फिर जिस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को लिबरल बना सकते हैं, वो जो गैप था ना उससे हम बिल्कुल दूर हो जाएंगे। वो गैप हटा देंगे और पहले का जो ट्रेंड था उससे बिल्कुल स्विच कर जाएंगे। अगर हम वाकई में देखें ना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो लेयर्ड एजुकेशन सिस्टम है। लेयर्ड का मतलब नवोदय अलग से चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स अलग से चल रही हैं, इसी तरीके से पैसे वाले बच्चे पढ़ने के लिए अलग से स्कूल है तो गरीबों के लिए सरकारी स्कूलें हैं। इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इनइक्वालिटी मतलब लेयर्ड, लोअर लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेवल, ऐसे तरीके की तो हमारे लेयरिंग सिस्टम है एजुकेशन का। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट अगर पार्टिसिपेशन की देखें तो उसमें भी हमें गैप दिखाई देता है। और इसके साथ में आप देखोगे तो स्ट्रेटिफाइड सोशल फैब्रिक जो है ना हमारा, स्ट्रेटिफाइड का मतलब वही लेयर्ड कि हाँ अपर क्लास, लोअर क्लास, ये सुपीरियर कास्ट है, ये इन्फीरियर कास्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होती हुई दिखाई देती है। 1964-66 में जो कोठारी कमीशन आया था तो उन्होंने बोला था, कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए बात की थी, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया गया था कि ये आइडिया बहुत शानदार है, कॉमन स्कूल सिस्टम हमें प्रमोट करना चाहिए, बट ये कभी भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। ऐसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम किसके लिए, कि भाई जो बच्चे डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, जो बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर माँ बाप के साथ में वो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए एक अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। बट उसके लिए क्या कहा गया कि भाई ये तो चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि माँ बाप के साथ में अगर वो काम करेगा खेतों में या फिर घर पे कोई भी बिजनेस में तो वो तो चाइल्ड लेबर प्रमोट होगी। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे केंद्रीय विद्यालय आ गए, नवोदय विद्यालय आ गए, प्रतिभा बाल विकास विद्यालय आ गए। ये इन्होंने और लेयरिंग बढ़ा दी। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटीज़ लगातार बढ़ती देखी जा रही है। दूसरी तरफ आप देखोगे जहां पर फीस कम है, लो कॉस्ट स्कूल्स हैं,
वहाँ पर तो पुअर बच्चे पढ़ रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो स्कूल्स हैं वहाँ पर रिच बच्चे पढ़ रहे हैं, रिच फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये एक गैप लगातार बनता जा रहा है। इसी तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग ओरिएंटेड हो गया, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। अब आजकल तो, पहले तो चलो हाफ ईयरली और जो एनुअल एग्ज़ाम होती थी वो थी, अब तो फ्रीक्वेंट हर 2-2 3-3 महीने पे एग्ज़ाम हो रही है। तो कहने का मतलब अब टारगेट क्या हो गया है भाई, लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चा सीख के क्या आ रहा है। दूसरी तरफ हमने टीचर्स को डिसएम्पावर कर दिया है। माइक्रो मैनेजमेंट में टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चा क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, बच्चे की सोच क्या चल रही है, बच्चे को मेंटल प्रेशर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें टीचर जब 6-6 घंटे जब लगातार एक पूरी क्लास के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो उनको आइडिया लगता है, और रिपीटेडली जब मिलते हैं तो हमें भी पता पड़ जाता है कि हमारा दोस्त कितना टेंशन में है। तो एग्जैक्टली टीचर तो वहाँ पे मेंटर का काम करते हैं। तो टीचर्स को भी कहीं ना कहीं डिसएम्पावर कर दिया, उनकी पावर्स रिड्यूस कर दी गई। ऐसे ही आप जो डिस्कोर्स का जो एक काम है ना वो अब मैनेजर्स के हाथ में कर दिया। कहने का मतलब जहाँ पर जो पूरी डिटेल होनी चाहिए थी, एक मतलब टीचिंग का जो एक सराउंडिंग होना चाहिए, वहाँ पर अब मैनेजमेंट का काम ज़्यादा हो रहा है। तो ये इश्यूज तो हमारे लिए आज भी कहीं ना कहीं कंटेंशियस हैं, इन पर तो डिबेट होता रहना चाहिए और डिबेट हो भी रहा है। क्योंकि टारगेट क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ का? अपलिफ्टमेंट। बट अपलिफ्टमेंट को तो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। वही बात, सिम्टम्स को ट्रीट कर लो और रूट कॉजेज़ को इग्नोर कर दो, वो वाली बात हो गई। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर की बात करें अपन, चाइल्ड लेबर में तो एक लड़की है छोटी, गर्ल चाइल्ड, वो अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखती है कि नहीं? इसी तरीके से दलित कोई बच्चा है वो गांव के पेरीफेरी में रहता है, गांव के बिल्कुल बाहर रहता है। इसी तरीके से मुस्लिम बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनल राइट्स या कम्युनल इश्यूज़ का सामना करता हुआ दिखाई देता है। तो ट्राइबल चिल्ड्रन जो है, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गए ना ये, उनके ऊपर जोक मारे जाते हैं कि भाई तुम किस तरीके से क्या बढ़ रहे हो। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे आता है कि इन सारे इश्यूज़ को जो ग्राउंड लेवल पे बच्चे वाकई में फेस करते हैं ना, मार्जिनलाइज सेक्शन के जो बच्चे हैं, उनको आप बेयरली आप कोई अटेंशन देते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, और देते भी हो तो इस विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें आगे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसमें बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को डिसएडवांटेज्ड फील करते हैं। अब यहाँ पर राइटर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ पॉइंट उठाते हैं। कहते हैं कि आज अगर अपन इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस की बात करें जहाँ पर कैरिकुलम और पेडागोजी की बात की जा रही है, पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड हो गया, और कैरिकुलम का मतलब हो गया कि सिलेबस क्या है, किस कंटेक्स्ट में एक बच्चे को पूरे साल में कंडक्ट करवाना है, कि हाँ इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, इतने घंटे इस तरीके से इसका सारा मैनेजमेंट रहेगा। राइट, तो इसमें अगर अपन सबसे पहले देखें तो ज़्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो एक मिस्टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि प्रीवियसली भी हमने मिस्टेक की है। क्या? फन इन लर्निंग, कि भाई सीखने में एंजॉय करो बजाय कि फन ऑफ लर्निंग। बेसिक जो एटीट्यूड होना चाहिए ना एजुकेशन का, या फिर बेसिक कोर जो होना चाहिए ना एजुकेशन देने का, वो होता है फन ऑफ लर्निंग, कि सीखने का क्या मजा है, जबकि सीखने में क्या मजा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? फन ऑफ लर्निंग इंस्टेड ऑफ फन इन लर्निंग। इससे क्या हो जाता है कि क्या वे है जिसके बेसिस पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या बेसिस पे वो सीख रहे हैं, तो वहाँ पर एक टर्म रिपीटेडली आ जाती है, एंजॉय करो भाई पढ़ाई को। भाई एंजॉय नहीं, आप पढ़ाई में सीख क्या रहे हो, उस चीज़ का आउटकम जो होना चाहिए ना वो आपके लिए जॉयफुल होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही सेकंड जो इशू निकाल के लेके आ रहे हैं यहाँ पे राइटर, वो है लोड ऑफ स्टडी। यहाँ पर लोड ऑफ स्टडीज़ की जब बात आती है तो इसको भी मिस्टेकनली ले लिया। कैसे? कि भाई सिलेबस कम करो, टेक्स्ट बुक का कंटेंट है वो डाउन कर दो। बात ये नहीं है, बात है, एक रिपोर्ट आई थी लर्निंग विदाउट बर्डन, उन्होंने ये बोला था भाई फिजिकली तो चाहे बच्चे पे लोड आए वो मैटर नहीं करता, मेंटल प्रेशर कितना है, मेंटल लोड कितना है वो कम होना चाहिए बच्चे के ऊपर। तीसरा जो एक कमी है वो निकाली जा रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम, और पर्टिकुलर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, इसमें हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड कैरिकुलम। अब यहाँ पर भी एक चैलेंज आता है कि भाई टेक्स्ट बुक्स के साथ में
कौन सी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को ज्वाइन किया जाए। अब जो जो डेवलपर्स हैं ना या टीचर्स हैं, उनको ये आइडिया नहीं है कि भाई बच्चों को कौन सी एजुकेशन दिलानी चाहिए और कौन सी नहीं दिलानी चाहिए। मान लो मैथ्स आपके पास में सब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैथ्स के साथ में आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में करवानी चाहिए वो ऐड ऑन करें, तभी तो इंटीग्रेटेड कैरिकुलम बनेगा। अब होता क्या है, टीचर्स को ये आइडिया ही नहीं है कि मैथ्स के लिए कंपैटिबल कौन सी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी रहेगी, तो ये भी अपने आप में कमियां हैं। तो ये नोट डाउन कर लो आप बिल्कुल बुलेट पॉइंट में, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर अपने को लिखना हो ना, तो ये चीज़ अपने को डेफिनेटली मेंशन करनी है। और ये थ्रू आउट मतलब टाइम रहा है जब से अपन इंडिपेंडेंट हुए हैं कि रियलिटी को इग्नोर किया गया है, बस सुपरफ्लूअस ऊपर ऊपर की फौरी तौर पे बातें की गई है। ऐसे ही फोर्थ अगर पॉइंट देखें तो हम देखते हैं मीनिंगफुल असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने बात कर दी फॉर्मेटिव असेसमेंट की। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब बात आती है तो टीचर्स को यह कहा जाता है कि भाई आप बच्चों की परफॉर्मेंस को ऑन रिकॉर्ड बताओ। अब टीचर क्या करेगा जी, अपनी खुद की इज्जत बचानी, आपकी खुद की सैलरी को प्रोटेक्ट करना, इंक्रीमेंट लेना, तो उसके लिए वो क्या करेगा, बच्चों के डेटा पे काम करेगा, ना कि बच्चों पे। तो वो भी तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो इस तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट को मीनिंगफुल असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, ना कि डेटा बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। पांचवी जो कमी है वो आ रही है कि हम एक क्रिटिकल थिंकिंग को और डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लॉजिकल थिंकिंग को दोनों को सेम करके चल रहे हैं। अब भैया आप मुझे एक चीज़ बताओ, आज अगर हम इन आर्टिकल्स में आज क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट के आइडियाज़ हैं, गवर्नमेंट ने क्यों ये पॉलिसी इस तरीके से फॉर्मुलेट की है, दूसरी तरफ अगर क्रिटिसिज्म अगर अपन पढ़ लेंगे तो आप मुझे बताओ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी या आप रेडिकल हो जाओगे या फिर आप बिल्कुल अगेंस्ट में चले जाओगे। दोनों फेजेस को जब सुन लेते हैं ना तो अपने पास में एक बैलेंस आता है। जुडिशरी इसी पे काम करती है कि जो अक्यूज्ड हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि भाई आप बोलो, अपनी बात को रखो। जब दोनों पक्षों की बात सुन लो फिर उसके बाद में आप अपना खुद का वर्डिक्ट दो। एग्जैक्टली द सेम थिंग शुड बी फॉलोड इन आवर एजुकेशन सिस्टम एज वेल। ठीक है। तो हो क्या रहा है अभी कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ना हो, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को डीकॉन्टेक्चुअलाइज लॉजिकल थिंकिंग को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो आने वाली जो इस पॉलिसी के अंडर में जो टेक्स्ट बुक्स आप डेवलप करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें यह बताया गया है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो भी इश्यूज अभी तक इंडिया ने सामना किया है, चाहे वो कम्युनल राइट्स हो, मतलब दंगे हुए हो कम्युनल हिंदू मुसलमानों के बीच में देख लो या सिख राइट्स देख लो, तो इनको कहीं ना कहीं अगर आप एजुकेशन में नहीं इन्वॉल्व करोगे तो आप मुझे बताओ जो बच्चा वाकई में ग्राउंड लेवल पे कम्युनल इश्यूज को सामना करता है वो स्कूल में आके पढ़े कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये पढ़ लेगा, तो वो लाइन कितनी इफेक्टिव रहेगी उस बच्चे के ऊपर? बहुत कम, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो कुछ और बोल रहा है और जबकि आप खुद उसको पढ़ा रहे हो। मतलब कि वो बच्चा खुद एक विक्टिम है कम्युनल वायलेंस का और वहां पर आप ये लाइन पढ़ा रहे हो। हाँ, ये लाइन पढ़ाओ पर इसके साथ में जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको भी पढ़ाओ जो उसने खुद ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। तो इससे आप उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाओगे कि क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे कि हम एक हार्मनी ला सके सोसाइटी में, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं भाई स्टूडेंट्स जो हैं आज के। ठीक है। तो इस तरीके से आज की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें जो कमियां हैं उनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारी एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो चिल्ड्रंस को, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज जो चिल्ड्रन है ना, जैसे कि जो SC ST के बच्चे हो गए, गरीबों के बच्चे हो गए, या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहे हैं जिनको अटेंशन मिलती नहीं है। अब देखो हर जगह पे भी डिवीज़न है, माइनॉरिटीज़ में भी कुछ तो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं और कुछ बहुत ही बेकार लाइफ जी रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। उनको हमें एक डिग्निफाइड एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है, उनको इनेबल करने की ज़रूरत है कि भाई आप आओ और एजुकेशन लो, आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उनको एक रेस्पेक्टफुल वर्ल्ड देने के लिए हमें उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज को हार्नेस करने की ज़रूरत है। ठीक है। स्किल दो, लिटरेसी दो, न्यूमरेसी डेवलप करो, कॉम्पिटेंसीज लेके आओ जिससे कि वो एम्प्लॉयबल बने, जॉब मिले उनको। हमें स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस को हटाने की ज़रूरत है, हमें एक मीनिंगफुल लाइफ देने की ज़रूरत है।
और साथ में सोसाइटी में हमें एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक स्पेस भी क्रिएट करने की आवश्यकता है, जिससे कि हर एक सेक्शन एम्पावर्ड फील करे। ठीक है, ये आर्टिकल भी अपना यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ड्राइंग अ रेड लाइन। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो सुदर्शन टीवी का बिंदास बोल जो शो आता है उसको स्ट्राइक डाउन किया है, या फिर उस पर एक तरीके से बैन लगाया है कि भाई आप इस शो को नहीं चला सकते। तो वो अपने आप में एक लैंडमार्क इशू है, मतलब लैंडमार्क वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हेट स्पीच को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ऐसा इंसिडेंट 2018 अप्रैल में भी आया था। तो जिस टाइम पे जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उन्होंने इसी तरीके से जो हेट स्पीच है उसको या फेक न्यूज़ जो हैं उनको रोकने के लिए एक सर्कुलर पब्लिश किया था। उस सर्कुलर के अंडर में ये कहा गया था कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो अगर क्रिएट करे या प्रोपोगेट करे फेक न्यूज़ को, तो उसका जो लाइसेंस है ना वो या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा। पर हुआ क्या, सारे जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और 15 घंटे के अंदर अंदर उस सर्कुलर को विड्रॉ करना पड़ा था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में ये केस पहुँचा और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास में एक एफर्ट उन्होंने किया था, उनको कहीं ना कहीं अपना तो विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि वही बात है, पॉपुलिस्ट इनको फंड कहाँ से आएगा। और सारे जब ग्रुप एक साथ, वही लॉबिंग हो गई, तो लॉबिंग जब हो जाती है तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स के लिए कहीं परेशानी का कारण हो जाता है वो, और वो भी मीडिया हाउस, वो तो डिफेम करने में 2 मिनट लगाते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों चाहेगी। तो गवर्नमेंट ने तो विड्रॉ कर लिया, बट सुप्रीम कोर्ट के पास में एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई है जहां पर एक सेंटर स्टेज पे आ चुका है ये इशू, और इस पर एक डिबेट की ज़रूरत है और किस एक्सटेंट तक मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इन पे बातचीत होने की आवश्यकता है और बातचीत होनी भी चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि जो टेलीविज़न है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। आज के टाइम पे आप देखो टीवी पर जो भी शोज़ आ रहे हैं, चाहे न्यूज़ चैनल हो, जो भी हैं, उनका कितना इफेक्ट एक डेली लाइफ पे देख सकते हैं, अपन जानते हैं। अगर उसको रेगुलेट करें तो ये कहा जाता है कि बोले कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कहीं ना कहीं कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि भाई किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको भी अपन प्रोटेक्ट करें, और किस तरीके से जो हमारा आर्टिकल 19 है जिसमें हम बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई ऐसा काम भी मत करो आप अपने खुद के राइट्स को यूज़ करते हुए कि दूसरे के राइट ख़राब हो जाएं। ठीक है, दूसरे के राइट्स को आप हनन नहीं कर सकते हो, उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब एक हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल म्यूज़िक किस तरीके से बजा रहे हो ज़ोर ज़ोर से कि रात को 10 बजे तक का रूल है, उसके बाद में भी आप 11 बजे चला रहे हो। भाई मेरा राइट है, मैं डांस कर सकता हूँ म्यूज़िक चला के। दैट डजेंट मीन कि आप दूसरे के राइट जो शांति से जीना चाह रहा है उसके राइट्स को आप वायलेट करो। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को भी हमें इम्पोज करने की ज़रूरत है, तो इस राइट को भी अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए गवर्नमेंट को एक रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है? क्या इसके लिए मीडिया हाउसेस को सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है, या फिर इसके लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है? कहने का मतलब एक तो एग्जीक्यूटिव्स कुछ करे, या पार्लियामेंट से कुछ बैकिंग लेकर के आए, या फिर मीडिया हाउसेस जो हैं वो खुद से ही अपने खुद के प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर लें, उनके बेसिस पे अपने खुद के शोज़ को चलाएं, या फिर कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेशन या फिर एक बॉडी बनाई जाए इंडिपेंडेंट, जो कि इन हाउसेस मीडिया हाउसेस की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सके। तो इस पॉइंट पे जाके राइटर ये बताते हैं कि आज अगर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉलिसीज़ बना रखी हैं, लॉज बना रखे हैं, जैसे कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल 1994 का, फिर केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का। ये जो दोनों जो पॉलिसीज़ हैं, और इसके अलावा इन दोनों लॉज रूल्स के अलावा पॉलिसी गाइडलाइन भी है अपलिंकिंग ऑफ टेलीविज़न चैनल्स की, जो कि 2000 में आई थी। तो ऐसे आप देखोगे तो 3 प्रोविज़न गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिए हैं, और इसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कही गई है कि गवर्नमेंट के हाथ में बिल्कुल पावर है कि वो ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई भी चैनल इंडिया में
अगर किसी भी तरीके की परेशानी को क्रिएट करने का काम करती है। मतलब एक एग्जामिनेशन होगा हर एक शो का, और उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे ये पता पड़ता है कि कंट्री में कहीं पे भी वायलेंस क्रिएट हो सकती है या दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो जो भी स्टैंडर्ड्स है गवर्नमेंट अपने हिसाब से इन रूल्स के बेसिस पे देखती है, और हाथ में पूरी पावर है गवर्नमेंट के कि वो कैसे भी करके ट्रांसमिशन को कर्ब कर दे, रोक दे। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो किया हुआ है। दूसरा सेकंड अल्टरनेटिव अपन बोल रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन की, जहां पर ये मीडिया हाउसेस खुद से आइडियल्स, अपने खुद के आदर्श फिक्स करें। ये अपने आप में करना तो देखो बहुत आसान है, पर ये एक पाइप ड्रीम है, बहुत दूर की बात है, कम से कम इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हम पॉपुलिस्ट इश्यूज़ पे ध्यान देते हैं, और जो स्टेट या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको प्रमोट करेगा उस मीडिया हाउस को अपलिफ्ट करते जाते हैं और बाकियों को नीचे डाउन करते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ रेगुलेशन भी बहुत दूर चला गया। अब अगर अपन देखें, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिजायरेबल ऑप्शन है वो है इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। तो पॉइंट ये आता है कि ये इंडिपेंडेंट रेगुलेशन करने के लिए जो बॉडी होगी उसको स्टैब्लिश कौन करेगा? क्या अगर गवर्नमेंट करती है तो भाई गवर्नमेंट तो फिर अपनी आइडियोलॉजी को, जो भी अपनी खुद की पॉलिसीज है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं होगी। तो गवर्नमेंट की तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स अपनी चीज़ों को ही अपलिफ्ट करने की या अपहेल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को सुप्रीम कोर्ट को मिस नहीं करना चाहिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर स्टैब्लिश करने के लिए इन मीडिया हाउसेस को, कि किस तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। अब होता क्या है, एक चौथा मॉडल और निकल के आ रहा है, वो क्या? सेल्फ कम इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। इसमें क्या हो रहा है कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ये सेटअप किया था 2008 में, और इस NBA ने फिर आगे जाके नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी स्टैब्लिश की थी (NBSA), जहां पर लेजेंडरी फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS वर्मा चेयरमैन थे जब ये स्टैब्लिश की गई थी। तो आप देख सकते हो कोशिश की गई थी सेल्फ कम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाने की। कहने का मतलब मीडिया हाउसेज ही साथ में आए, बट इन्होंने स्टैब्लिश क्या किया, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप, कि भाई आप यहाँ पर अपने पॉलिसी फॉर्मुलेट करो, अगर कोई इशू आपके सामने आता है तो आप उसको डिस्पोज करो, वर्डिक्ट दो अपने, और अगर किसी को पनिश करना है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट भी आप दे सकते हो। और उसका चेयरमैन किसको बनाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS वर्मा को। तो आप देख सकते हो कि कितनी पावर्स हो सकती थी, या कितनी एक ऑथेंटिसिटी रही होगी इस इंस्टीट्यूशन की। साथ में अगर अपन देखें, इस बॉडी ने काम भी बहुत अच्छे किए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इस इंस्टीट्यूशन में पेरेंट बॉडी का कहीं इंटरफेरेंस था तो बहुत माइनर था। तो पॉइंट क्या आ गया? सेल्फ कम इंडिपेंडेंट रेगुलेशन हुआ कि नहीं यहाँ पे, कि खुद से जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने अपनी एक ग्रुप बनाई और एक नया रेगुलेटर अपना खुद से क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि आप इस एसोसिएशन की पूरी वर्किंग को देखोगे तो इसको हमेशा से ऑनर मिला हुआ है। NBA से जो है वो, उसमें जो मेंबर्स थे उसमें मीडिया एडिटर्स भी थे, तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी थे। अब राइटर जो हैं वो खुद भी इस NBSA के मेंबर रहे हुए हैं। बट होता क्या है कि कुछ ओकेजन्स ऐसे आए जहां पर हॉस्टाइल ऑर्डर्स, मतलब एक लगातार हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है इनको। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मीडिया हाउसेस का ही तो बनाया हुआ है ना ग्रुप। अब आप मुझे बताओ, कोई इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली काम कब कर पाएगा? जब उनके पास फंडिंग प्रॉपर आएगी। और जब पेरेंट एजेंसी ही मीडिया हाउसेस की है, और जब मीडिया हाउसेस चाहते ही नहीं है कि भाई पर्टिकुलर ए केस है उसमें कोई भी वर्डिक्ट आए, या फिर ये जो केस है उलझा रहे। अब अगर NBSA जो है उसमें जब इंडिपेंडेंट बॉडी, और जो भी हेड किया जा रहा है, चेयर किया जा रहा है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाल के लेके आना चाहेंगे। तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया पेरेंट बॉडी और इस NBSA के बीच में। तो होता क्या है, जो NBA है वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट एसोसिएशन थी, किसकी? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स की, जिसमें 25, मतलब जब ये बोल रहे हैं कि मैं जब रिटायर हुआ था ना 2018-19 में, तो उस टाइम पे इसमें 25 नंबर्स में तो थे डिफरेंट मीडिया हाउसेज, और 65 न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे इसमें काम कर रहे थे साथ में मिल करके। इन्होंने बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश किए थे।
एथिक्स को भी फॉलो करने की बहुत कोशिश की थी और बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे थे, और किस तरीके से न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करना जिससे कि हम हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको अपलिफ्ट कर सकें, अपहेल्ड कर सकें, उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे करके 10 सालों में अगर देखें, 2008 में स्टैब्लिश किया गया, 2018 तक इनकी खुद की, मतलब 2018 तक का ये अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 2018 में मैंने ये बॉडी छोड़ दी थी। तो वहाँ तक देखें तो बहुत सारे केसेस में इन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, जैसे कि 2669 कंप्लेंट्स आई थी इनके पास में, 74 जजमेंट्स इन्होंने दिए थे। फिर इसके बाद में आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इनको बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स रेफर की थी और वहाँ पर भी इनको सक्सेसफुल आउटकम मिले थे। बट पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं जब ज़्यादा एक तरीके से आप देखोगे कि ज़्यादा एक तरीके से मीडिया हाउसेज, वही फंडिंग वाली बात आ गई, जो फंड करेगा वो अपनी चीज़ें तो मनवाने की कोशिश करेगा, तो उन इश्यूज़ पर भी कहीं ना कहीं ये बॉडी भी अब धीरे धीरे अपने आप को हताश महसूस करती है, कोशिश करती है डिसिप्लिन लाने की कि चैनल कैसे भी करके जहर ना उगले डे टू डे लाइफ में, बट फिर भी वो ये करने के अंदर सक्सेसफुल बहुत कम हो पा रही है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि एनबीएसए जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ के साथ में सफ़र करती हुई दिखाई देती है, जिसमें पहला तो क्या कि जिन लोगों ने, जिन मीडिया हाउसेस ने ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन स्टैब्लिश किया था ना, वो वॉलंटियर थे। अब आप मुझे बताओ कि 3 हाउसेस आ गए मीडिया हाउसेस ABC, अब सी के अगेंस्ट में कोई वर्डिक्ट दे दिया एनबीएसए ने, तो सी के हाथ में भाई वॉलंटियर है, ये तो छोड़ के जा भी सकता है। एग्जैक्टली वो ही होता था कि जब भी अगर वो उन किसी भी मीडिया हाउस के अगेंस्ट में एनबीएसए ने कोई वर्डिक्ट दिया तो वो मीडिया हाउस यूनिलैटरली या वॉलंटरली मेंबरशिप को छोड़ के चला जाता था। तो इस तरीके से आप देखो कि कैसे काम कर सकता है एक इंस्टीट्यूशन। तो एक अगर तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि कैसे भी करके जो ये एनबीएसए की रिट्स होती है ना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रिट अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंडर में, आर्टिकल 2 to 6 के अंडर में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के अंडर में रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ पर अगर किसी भी एक इंडिविजुअल के राइट कहीं पे परेशानी में आ रहे हैं तो वो रिट इशू करवा सकते हैं कोर्ट में जा कर के। तो जो कोर्ट जो है वो रिट जब इशू करता है तो वो राइट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर तो भाई जो अक्यूज्ड है वो ही यहाँ से जा रहा है और उसको आप रोक भी नहीं सकते हो कि भाई आप अकाउंटेबल हो, आपको रुकना पड़ेगा, तो वो इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर पाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है, राइटर ये बोल रहे हैं कि जो एनबीएसए जैसी इंस्टीट्यूशंस है ना, इनको हमें एक स्टैट्यूटरी बैकिंग देनी पड़ेगी। कहने का मतलब इनके लिए एक कानून बनाए जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि भाई ये जो भी काम करेंगी एनबीएसए जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी, उसका इफेक्ट वो जो रिट इशू करे तो मेंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर भी वो कानून लागू होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सजेशन आ रहा है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग देने की ज़रूरत है इन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के बेसिस पे। ये जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसका नाम है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दिमाग में ध्यान लेने की ज़रूरत है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ है, यूके में ऑफकॉम करके एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन। वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ब्रॉडकास्टिंग को रेगुलेट करती है यूके में, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या फिर पोस्टल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। तो इसी तरीके से एनबीए को भी हमें कहीं ना कहीं आगे जा कर के मतलब जल्दी से जल्दी एक स्टैट्यूटरी मतलब पावर देने की ज़रूरत है, आइडेंटिटी देने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि एनबीए के साथ में प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक डिफरेंस जो देखें तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट से लॉ जो है वो अभी तक बना हुआ नहीं है जो कि ऑफकॉम को मिला हुआ है। तो एक तरीके से जब स्टैट्यूटरी बॉडी जब बन जाती है ना तो पावर ज़्यादा आ जाती है। दूसरा, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कोई भी काम करती है तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है कि जब पार्लियामेंट ने ही एक कानून बना करके ये बॉडी स्टैब्लिश की है या बॉडी को ऑथराइज किया है, तो अब वो कोई भी काम करेगी बॉडी तो उसके लिए वो जवाबदेही है कि वो पार्लियामेंट को जवाब देती रहेगी। तो वो अपनी रिपोर्ट भी टाइम टू टाइम पार्लियामेंट को सबमिट करेगी। तो एक चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम अगर डेवलप होता है तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है एक डेमोक्रेसी में। तो इससे क्या होगा, स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलने से
एक लेजिटिमेसी भी मिल जाएगी, एक वैधता भी मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि यूके के अंदर ऑफकॉम को मिली हुई है। आज अगर अपन देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी यूके में एक बात चल रही है कि सोशल मीडिया को भी अब ये जो ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ऑफकॉम, इसको अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत है और इंटरनेट रेगुलेशंस के बेसिस पे इन सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हार्मफुल और इलीगल इश्यूज़ को लगातार बढ़ाई जा रही है। ये इशू हम भी सामना कर रहे हैं। बेंगलुरु का अभी रिसेंट ही देखो, बेंगलुरु में जो कॉन्फ्लिक्ट राइट्स हुए हैं, क्या हुआ, एक सोशल मीडिया पोस्ट और उसकी वजह से आउटब्रेक हो गया वायलेंस का। तो इस तरीके से हमारे लिए भी तो बहुत ज़रूरी है ना ये चीज़। अभी क्या है, इस केस में, सुदर्शन टीवी वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट में जब गवर्नमेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, उन्होंने ये बोला सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि भाई डिजिटल मीडिया तो बिल्कुल वेग वर्ड, आप क्लियर आउट करो ना कि कौन सी मीडिया को कंट्रोल करना है। कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सोशल मीडिया की वजह से ये वायलेंस होता है इंडिया के अंदर, जबकि राइटर बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, बट डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हो ना आप, तो डिजिटल मीडिया में आप सोशल मीडिया को भी कंसिडर करो। और टीवी जो मीडिया है ना, उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारे यहाँ पर जो गैप या फिर जो एक जो डेमोक्रेटिक थ्रेड है ना, जो धागा है मेन, उसको तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो हमें कहीं ना कहीं एक अर्जेंटली, एक डिसाइसिवली कदम लेने की ज़रूरत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में एक अपॉर्चुनिटी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर कैसे भी करके मीडिया की इंडिपेंडेंस है उसको भी प्रोटेक्ट करें, और डेमोक्रेसी की जो हमारी वैल्यूज़ है ना, वो भी बनी रहें, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगी रहें। उसके लिए हमें एक ऐसी स्टैट्यूटरी बैकिंग वाली इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, चाहे वो एनबीएसए ही क्यों ना हो, उसी के लिए आप एक कानून पारित करवा दो। उससे क्या होगा कि जो भी एनबीएसए कोई रिट पारित करेगी, देखो स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है ना, तो गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, तो जब गवर्नमेंट से फंड आना शुरू हो जाता है तो वो बॉडी अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाती है। अभी तो प्राइवेट मीडिया हाउसेस की फीस के बेसिस पे आती है, ये चलता है काम कि फीस दे दिया, कोई केस आ रहा है, तो मानो कि आप अगर वॉलंटरीली आ सकते हो, वॉलंटरी जा सकते हो, तो भाई एनबीएसए की तो परमानेंसी कहाँ रही। इसके लिए कहीं ना कहीं फंड अपन देखते हैं ना कि कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली काम कब कर सकता है। नंबर एक, जब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो। दूसरा कि सैलरी और अलाउंसेज हैं वो किसी भी मेंबर के डिसएडवांटेज को देख करके नहीं हटाए जा सकते कि एक बार अपॉइंट कर दिया तो उसकी सैलरी तब जब तक वो रिटायर नहीं होगा तब तक वैसी की वैसी बनी रहेगी। हाँ, अगर ऑल्टर भी करेगी तो पार्लियामेंट करेगी, वो भी प्रॉपर वे में, राइट। तो इस तरीके से एनबीएसए को भी स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाएगी ना, तो उससे क्या होगा, वो अगर कोई भी रिट इशू करेगा ना, तो सारे न्यूज़ चैनल उसके अंडर में आ जाएंगे, चाहे वो फिर एनबीएसए की जो पेरेंट बॉडी है ना, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, उसके मेंबर हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश भी की है, ऐसी बात नहीं है। 1998 में एक ऑफिस स्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये मॉनिटरिंग पैनल नाम से। अब उस मॉनिटरिंग पैनल ने बहुत अच्छे से काम भी किया था, बट उसके मेंबर जैसे जैसे बूढ़े होते गए तो वो बॉडी भी बूढ़ी होती गई और कोर्ट ने उसको ध्यान में ही नहीं दिया, एक चीज़। दूसरी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो प्रेस काउंसिल मीडिया मॉडल के ऊपर भी हम कोई अगर नया इंस्टीट्यूशन बनाएं तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई है, वो तो ऑलरेडी एक फेलियर मॉडल है, तो हम उसको भी नहीं यूज़ कर सकते। रीज़न भी क्योंकि न तो उसके पास में वो टूथलेस है, स्पाइनलेस है, उनके पास खुद के पास ताकत नहीं है। वो कहने का मतलब किसी भी जो भी बॉडीज़ हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है जिनके बेसिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कोई वर्डिक्ट देना चाह रही है या कोई इशू उनके सामने आया है, तो वहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट को वो माने, ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं है। तो पॉइंट ही आ जाता है, एक फोर्थ मॉडल, 3 मॉडल अपन देख चुके, गवर्नमेंट का हो गया, सेल्फ रेगुलेशन हो गया, सेल्फ कम इंडिपेंडेंट रेगुलेशन हो गया। फोर्थ मॉडल जिसमें एक गवर्नमेंट का जो है वो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जा सकती है। यहाँ पर फिर बोल रहे हैं कि फोर्थ मॉडल आ सकता है हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बेसिस पे। आज अपन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड कोई बॉडी हो, तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं काम किया जा सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को 2002 में असर्ट भी करने की कोशिश की थी। कैसे, देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा 2002 में सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था कोई, तो उस केस में ये बोला कि भाई जो मीडिया हाउसेज है ना, उनको हम कैसे भी करके रेगुलेट करना चाहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है मीडिया हाउसेज भी अप्लाई होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, एक डिसिप्लिनरी
रेगुलेशन डिक्लेयर किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे क्या होता है कि कोई भी उन रेगुलेशंस को ब्रीच करता है तो उनके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है 2002 में अलाउ कर दी गई थी। तो ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप को असर्ट कर सकता है और हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है सिर्फ एक एक्शन की बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है ना उनको अवॉइड करे और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। कैसे भी करके हमारे कंट्री को ये जो आग फैल रही है ना, जहाँ पर हेट स्पीच या फिर वायलेंस फैल रही है, कम्युनल डिवीज़न लगातार बढ़ता जा रहा है, उस आग से हमें बचाने के लिए लास्ट में एक आशा बची है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल भी खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशन पे जो टेक्नोलॉजी का फ्रंट है ना उसकी बात कर रहे हैं। देखो इसमें मैं मोटा मोटा बताता हूँ। लद्दाख में तो हमने चलो स्टैंड ऑफ कर लिया, आमने सामने हो गए, बट उसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन है जहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, और उनमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इंडिया चाइना के बीच इंडिया ने जैसे ही 118 एप्लीकेशंस को बैन किया तो एक और फ्रंट खुल गया, इकोनॉमिक फ्रंट, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट। अब आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ क्या निकल के आ रही है, चाइना को डर है कि भाई कैसे भी करके चाइना और इंडिया जो है वो एशिया में ही हैं, दोनों इकोनॉमिक पावर हैं, तो चाइना को ये डर है कि यूएसए का अगर अलायंस बनता है इंडिया से तो वहाँ पर चाइना को कहीं ना कहीं थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि चाइना जो है वो धीरे धीरे क्राइसिस का सामना करता हुआ दिखाई भी दे रहा है करंटली ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जियो पॉलिटिक्स की अगर बात करें। क्यों? 5G अपन इसकी बात करते हैं, 5G नेटवर्क की। 5G नेटवर्क की जब इंस्टॉलेशन की बात आई तो यूएसए में तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम करके एक कैंपेन ही शुरू कर दिया, जिसका टारगेट था कि कैसे भी करके चाइनीज़ कंपनीज़ को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती हैं, उन कंपनीज़ को आउट करो कि हमारे यहाँ पर अगर 5G नेटवर्क में अगर इन कंपनीज़ का अगर रोल हो गया ना तो गवर्नमेंट की बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे और डेटाज इनके पास में अवेलेबल होंगे जो कि यूएसए के अगेंस्ट, यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में यूज़ करना शुरू कर देंगे। अब आप देखो कि यूएसए ने जब ये सैंक्शंस लगाए ना या फिर ये अलाउ नहीं किया चाइना को, तो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप इस तरीके से कैसे बैन कर सकते हो। ग्लोबल अगर सिनेरियो में देखें जहाँ पर हम वर्ल्ड ट्रेड में ओपन लिबरल मार्केट की बात करते हैं, वहाँ पे आप यूनिलैटरली ऐसे बैन कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ इंडिया ने 118 एप्लीकेशंस बैन की ना, तो चाइना की तरफ से इतना कोई ऑब्जेक्शन देखा ही नहीं गया, ना ज़्यादा इंडिया की इस कदम की क्रिटिसिज्म किया गया। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि यूएसए का क्रिटिसिज्म करना और उसके बाद में इंडिया का कदम उठाना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करती है कि चाइना ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि अब इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर अपन देखें 5G टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एक कार्टेल बन रहा है, एक पूरा ग्रुप बन रहा है, अलायंस बन रहा है ग्लोबल टेलीकॉम्स का, जिसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे इंडिया की तरफ से रिलायंस जियो। तो इन्होंने मिलकर अल्टीमेटली ये डिसाइड कर लिया है कि भाई चाइना को कैसे भी करके एलिमिनेट करना है 5G नेटवर्क से। तो वो जो चीज़ है वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फ्रंट निकल के आ रहा है, और वाकई में इस चीज़ में चाइना कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज देखा जा रहा है, मार्जिनल हो रहा है, साइड में हटता हुआ दिखाई दे रहा है। बट राइटर जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं ना कि चलो ठीक है 5G नेटवर्क में आज जियो हमारे यहाँ से जा रहा है, मेन लीडर बन के उभर रहा है इंडिया की तरफ से रिलायंस जियो, तो वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट भी हम देखें ना तो यूएसए के ही प्राइवेट सेक्टर, यूएसए के ही गवर्नमेंट के शेयर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप आप देख सकते हो कितनी क्लोज, कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज अगर अपन देखें तो पूरे सिनेरियो में यूएसए और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका इन्फ्लुएंस आज इंडिया की तरफ भी हम देख सकते हैं, इंडिया चाइना के बीच में। तो एक तरफ तो हम देखें कि लद्दाख में जो एस्केलेशन हुआ है वो उसमें इंडिया ने अच्छे से जवाब दिया है, तो दूसरी तरफ ये चीज़ भी क्लियर हो गई है चाइना को कि भाई अब तो इंडिया जो है वो यूएसए के पाले में जा चुका है। तो राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई बात ठीक है कि चाइना को हमने हमारे दांत दिखा दिए हैं, अब चाइना अपने आप सोच समझ के काम करेगा, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाइना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से एक रेगुलर प्लेयर नहीं है, वो
ज़रूर इंडिया को कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए कोई नया फ्रंट खोलेगा, और वो हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी फ्रंट हो। तो इंडिया को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लद्दाख जैसे एस्केलेशंस को तो हमें कंटेन करना ही है चाइना को उस जगह पे, साथ में हमें हमारी डिजिटल सिक्योरिटी भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। और बाकी एक बार इस आर्टिकल को पूरा आप डिटेल आउट कर लेना और समझ में आ जाएगा। आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।